हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हमने 12वां चैप्टर पूरा कर लिया जिसका नाम था डेयरी केमिस्ट्री। अब हम उल्टी साइड से चल रहे हैं। 11वां चैप्टर है जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्यूर्स एंड जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर। तो जैविक खाद तो अपनी जो हरी गोबर की खाद होती है उसको बोलते हैं, और बाज़ार से रासायनिक पदार्थों से बनी हुई जो खाद लाते हैं उसको हम जैव उर्वरक बोलेंगे। जैव उर्वरक। अब है कि बहुत सालों से लगातार अपने देश में जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन है वो रासायनिक पदार्थों से बनी हुई खाद के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तो इस उर्वरकों का अंधाधुंध और अनियंत्रित प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण मिट्टी में या मृदा का जो स्वास्थ्य है और मृदा में उपलब्ध लाभदायक जो जीवाणु हैं उनकी भारी कमी हो गई है। और भारी कमी होने के कारण जो मृदा की उत्पादन क्षमता है, मिट्टी की उर्वरकता है, वो क्या हो गई है? क्षीण हो गई है, कम हो गई है, क्षीण हो गई है। अतएव मृदा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें इस उत्पादन को, जो रासायनिक उर्वरक है इनके उत्पादन को कम करना है। और पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये आवश्यक भी है कि रासायनिक उर्वरकों जैसी जो कंपनियां हैं वो अंधाधुंध केमिकल बना रही हैं ये, और इसके कारण हमारे जो शरीर में बीमारियां हो रही हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां, वो भी इन्हीं उर्वरकों की वजह से हो रही हैं। और कीमत इनकी लगातार बढ़ती जा रही है, तो किसानों के लिए उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो रहा है। तो जैविक खाद के प्रयोग को ज़्यादा महत्व देना है और रासायनिक उर्वरकों को इतना महत्व नहीं देना है। जैविक खाद से तात्पर्य क्या है? जैविक खाद का अर्थ है रासायनिक रूप से कार्बनिक पदार्थों से। किससे है? कार्बनिक पदार्थ से, जो सड़ने गलने पर जीवांश पैदा करते हैं। हमने उसमें दूसरे तीसरे पाठ में जीवांश पढ़ा था। इनमें वे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे को वृद्धि करने के लिए ज़रूरत होती है, तथा मृदा को भी ये सारे तत्व पुनः मिल जाते हैं। मृदा से वो जैसे शोषित किए पेड़ ने, फिर अपन ने वो फसल या फल या अनाज उस पौधे से ग्रहण किया तो उससे ही बने वो, और फिर उसमें कमी हो गई और हमने ये जैविक खाद डाली तो दोबारा ज़मीन में उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो आगे से आगे ये क्रम लगातार चलता रहता है। मृदा को वे सभी पोषक तत्व पुनः मिल जाएंगे जो कि फसल अपनी पैदावार के समय लेते हैं, और प्राकृतिक खाद और जैविक खाद और हरी खाद के इस्तेमाल से भूमि की संरचना में सुधार आएगा। और रासायनिक उर्वरक से तो दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों से दुष्प्रभाव पड़ता है ज़मीन पे, और दुष्प्रभावों से हम अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे, खुद के शरीर को बचा पाएंगे। और पोषण आपूर्ति प्रणाली हम अगर जैविक अपनाएंगे तो जैविक खाद और अन्य उर्वरक का संतुलन है वो भी बना रहेगा। ज़मीन में क्या रहेगा? संतुलन भी बना रहेगा। दूसरा बिंदु अपना है जैविक खाद। जैविक खाद क्या है? जैविक खाद हम उस खाद को कहते हैं जिसमें जीवों का अंश हो, जिसमें जीवों का अंश हो। ऐसी खाद को प्राकृतिक, कार्बनिक या जैविक, तीनों नाम हो सकते हैं इसके। क्या क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक, कार्बनिक और जैविक। जैविक खाद में मुख्यतः सबसे प्रमुख कौन सी है? गोबर की खाद, फिर हरे पत्तों की खाद, फिर कंपोस्ट, फिर खली की खाद,
वर्मी कंपोस्ट, नोडेप की खाद, और इसके अलावा हड्डियों से बनने वाली खाद है। कौन कौन सी हैं खाद हैं? गोबर की, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, खली की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नोडेप की खाद। इन सब के बारे में अलग से हम विस्तृत आगे पढ़ेंगे। हड्डियों की खाद के साथ साथ जो पोल्ट्री फार्म या मुर्गी फार्म खोलते हैं व्यवसायी, तो उस पोल्ट्री खाद में मुर्गियों की जो बीट होती है उससे बनने वाली खाद को कहेंगे पोल्ट्री खाद। और मछली पालन करते हैं तो मछली की खाद, उसकी विष्ठा होती है मछलियों की, या जहाँ मछली खाई जाती है तो उसके सारे जितना भाग खाया जाता है वो तो पोषक तत्व के रूप में, भोजन के रूप में काम आ गया। बाकी बचा हुआ जो वेस्ट होगा वो खाद के रूप में काम आएगा। ऐसे ही मानव की विष्ठा है, वो भी खाद का काम करती है। मानव विष्ठा जैसे पहले खुले में बाहर शौच जाते थे तो भूमि को उपजाऊ बनाता था वो भाग। कार्बनिक पदार्थ खाते हैं अपन, शाकाहारी हैं वो तो कार्बनिक ही खाते हैं, तो इससे ज़मीन है वो क्या बनती है? उपजाऊ बनती है। आगे है, इन जैविक खादों का वर्गीकरण किया गया है। तो जैविक खादों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है, दो या तीन कर दिया आजकल, पहले दो ही था। तो पहला है स्थूल जैविक या कार्बनिक खादें, स्थूल जैविक या कार्बनिक खाद। स्थूल जैविक और कार्बनिक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण ज़मीन में ही कम होगी, जिसके कारण हम इसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और ज़्यादा मात्रा में करना पड़ेगा उपयोग भी। जैसे गोबर की खाद है तो ज़्यादा डालनी पड़ेगी, कंपोस्ट है, मलमूत्र की खाद है, या शीरे की खाद। शीरे की खाद किसको बोलते हैं? जब गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है तो बीच में जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो अच्छे वाली चीनी या गुड़ शक्कर बनने के बाद भी कचरा जो बचता है लास्ट का, उसको बोलते हैं अपन शीरे की खाद। ऐसे ही प्रेसम्ड भी है। दूसरा है सांद्रित जैविक कार्बनिक खादें। ये तो है ज़्यादा मात्रा में काम में लेनी पड़ेंगी, इनको कम मात्रा में काम में लेना है तो ये भी कार्बनिक खाद ही। वो स्थूल हैं, यानी बहुत अंश कम होता है उनमें पोषक तत्वों का, इनमें ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, इनको कम मात्रा में। इनमें स्थूल या भारी कार्बनिक खादों की अपेक्षा पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, अतः अपेक्षाकृत इनकी कम मात्रा प्रयोग में ली जाती है। जैसे वो खली वाली खाद है। अब खली क्या चीज़ है? जितने भी तेल निकाले जाते हैं, जैविक तेल या यूँ कहें हम खाने वाले तेल हैं, इन तेलों का जो बीज है, बीज में से तेल निकल गया, जो इसका कचरा बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसको कहते हैं खली। तो सरसों की भी हो सकती है, अपने कपास से जो निकलता है ना बिनोले की भी हो सकती है, तिल की भी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे खलियों की खाद। अब तीसरा प्रकार है प्राणी जात खादें। प्राणी जात खादें क्या हैं? अभी अपन ने बताया ना कि हड्डियों से, इनसे भी खाद बनती हैं, या मछलियों से। तो प्राणी जात खादों में सुखाया हुआ खून है या ऊन है। ऊन समझते हो ना, पशुओं के बाल, उसको कहते हैं ऊन। तो सुखाया हुआ खून, ऊन, हड्डी या मछली, हड्डियों की खाद या मछली की खाद। अब है कि ये जो जैविक खाद का मृदा में महत्व क्या है इन खादों का, और क्या प्रभाव पड़ता है ज़मीन या मिट्टी पे इनका। जैविक खादों का मिट्टी पे या ज़मीन पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या महत्व है, इसके लिए
हम देखें जैविक खाद जैसे गोबर की खाद है या हरी खाद है या कंपोस्ट खाद है, वर्मी खाद, केंचुए वाली खाद को कहते हैं वर्मी, केंचुए को कहते हैं वर्म, क्या कहते हैं, वर्म, तो उसको कहेंगे अपन वर्मी कंपोस्ट। ये मृदा की उर्वरकता को बनाए रखते हैं, उत्पादन का स्तर बनाए रखे उत्पादन का, और पोषक तत्वों का सही परिमाण में प्राप्त होना आवश्यक है। जैविक खाद का प्रभाव केवल एक फसल तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि आगे से आगे 2-3 फसलों के बाद तक या 2-3 सालों तक मृदा या जमीन में इन खादों का असर बना रहता है या पोषकता बनी रहती है। कितने वर्षों तक? 2-3 वर्षों तक। जबकि रासायनिक खाद का उसी फसल में उसी महीनों के दौरान ही होता है, बाद में वो कोई काम नहीं करती हैं, एक तरह से भूमि को बंजरी बनाती हैं वो बाद में। तो जैविक खाद के उपयोग से मृदा में जैविक कार्बन में भी सुधार होता है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा क्या होती है? सुधरती या बढ़ती है। पौधों को अपना जीवन पूर्ण करने के लिए 20 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये शुरू में पढ़ा है अपन ने। कुछ पोषक तत्व तो हैं नेसेसरी, आवश्यक, जैसे अपना है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ ऐसे हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में, तो उनको सूक्ष्म मात्रिक तत्व बोलते हैं। कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मोलिब्डेनम है, तो ये आ जाएंगे, जो केवल उर्वरकों के प्रयोग से ही पूर्ण नहीं किए जा सकते। तो 20 जो पोषक तत्व मिलते हैं और मतलब ज़रूरी है ज़मीन में पौधों के लिए, तो वो सारे के सारे केवल रासायनिक खाद डालते हैं उनसे पूर्ति नहीं होती है उनकी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साथ में जैविक खाद भी डालनी चाहिए, जो केवल उर्वरकों के प्रयोग से पूरे नहीं होते हैं। आवश्यक मात्रा में जैविक खाद के प्रयोग से प्रमुख तत्वों के साथ साथ जो गौण और सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं उनकी पूर्ति भी आसानी से हो जाती है। उसके बाद में है जैविक खाद के उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक, कौन कौन सी? भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक स्थिति को भौतिक मिट्टी की या मृदा की या जमीन की भौतिक स्थिति को, रासायनिक स्थिति को और जैविक स्थितियों को सुधारा जा सकता है। इन खादों की उपयोगिता क्या है? इन खादों की उपयोगिता निम्नलिखित है। क्या क्या आएगी उपयोगिता? पहला है मृदा के भौतिक, ये जो 3 गुण अपन ने पढ़े, इन 3 का अब बिंदुओं में हम पढ़ेंगे कि भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है या भौतिक सुधार कैसे करती हैं ये जैविक खादें। रेतीली हल्की मृदा सघन एवं दानेदार संरचना हो जाती है। वह भारी भूमि हल्की और भुरभुरी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि की संरचना में इन जैविक खाद से क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। जो रेतीली ज़मीन होगी वो कैसी बन जाएगी? थोड़ी घनी घनी और दानेदार हो जाएगी। दूसरा है मृदा की, मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, तो मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ेगी। जल धारण क्षमता बढ़ते ही मृदा में वायु संचार की वृद्धि हो जाएगी। वायु संचार की भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। पानी व वायु द्वारा मृदा का जो अपरदन होता है, कटाव होता है, वो भी कम होगा, क्योंकि वो जमी जमी रह जाएगी मिट्टी। जिससे हम कहेंगे कि जैविक खाद के प्रयोग से जब जल धारण क्षमता बढ़ गई है, वायु का संचार बढ़ गया है, तो मृदा का संरक्षण हो गया है। क्या हो गया है? मृदा का संरक्षण। और ऐसी मृदा का ताप भी नियंत्रित रहता है, तो मृदा में ताप नियंत्रण भी बढ़ जाएगा। और पौधों की जड़ों का विकास है वो भी कैसा होगा? अच्छा होगा। और भूमि में जल अंतः स्पंदन
अच्छा हो जाता है। भूमि की जल ग्रहण करने की या अंदर छलने की क्रिया है ना जल की, वो भी अच्छी होगी। तो इसका मतलब है जो अपना वर्षा का जल है उसका स्टोरेज होगा, जितनी ज़मीन को चाहिए जल की मात्रा उतनी तो ज़मीन में रहेगी, बाकी सारी कहाँ चली जाएगी, अंदर छन छन के ज़मीन का जल स्तर है वो बढ़ने में सहायता करेगा। दूसरे प्रकार के जो गुण हैं वो रासायनिक गुण है। तो रासायनिक मिट्टी के रासायनिक गुणों में ये क्या प्रभाव डालेगा, ये जो जैविक खाद है ये रासायनिक गुणों में किस प्रकार प्रभाव डालेगा। तो पहला प्रभाव है कि पौधों का सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की प्राप्ति होती है। ज़मीन में ही पौधों को क्या होती है, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स की प्राप्ति हो जाएगी, यानी इसका लाभ होगा। और क्षारीय मृदा का पीएच मान है वो कम हो जाएगा। तो क्षारीय मृदा हम किसको कह रहे हैं, 7 से ऊपर और कहाँ तक, 14 तक, 7 से लेकर 14 तक क्षारीय है। अम्लीय तो अपना कितना है, 0 से लेकर 1, 7, 6.9 और 7.1 से लेकर 14 तक कितना है, क्षारीय। तो क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाएगा। तो ये पीएच 14 तक है, 12 है, 13 है, तो मान लो 7 के बाद 8, 9 पे ही आ गया है, तो क्षारीयता कम हो जाएगी। मृदा की क्षारीयता तथा लवणीयता में सुधार हो जाएगा अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे मिट्टी में, रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, तो हमारी मिट्टी की क्षारीयता और लवणीयता है उसमें भी सुधार हो जाएगा। तो रासायनिक गुणों में भी सुधार हो गया, भौतिक में भी सुधार हो गया। अब अपना तीसरा सुधार है वो है अच्छा और है अभी आगे, तीसरा था अपना मृदा के रासायनिक, तीसरा इसी में चल रहा है अभी, तीसरा बाद में आएगा तो मृदा में कार्बन की प्रतिशतता बढ़ जाती है, मृदा में कार्बन की प्रतिशतता बढ़ जाती है। और मृदा में पाए जाने वाले जो विषैले पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि ये जैविक पदार्थ में जीवांश है तो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। सूक्ष्म जीव हैं वो उन विषैले पदार्थों का अपघटन कर देंगे, उनको सरल अवयव में तोड़ देंगे, जिससे वो फसल को हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर है जैविक खाद के उपयोग व अपघटन से मृदा में स्थिर तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, विलयशील हो जाएंगे, घुल जाएंगे। पानी अगर पड़ेगा ज़मीन पे तो वो सारे क्या करेंगे, ज़मीन में विलयशील होकर के और पौधों को आसानी से मिल जाएंगे। मृदा में स्थिर तत्व हैं वो विलयशील हो जाएंगे और पौधे को आसानी से मिल जाएंगे। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता, बफर जो कैपेसिटी है वो, यानी जो पीएच को बदलने नहीं दे वो क्षमता है। तो और धनायन विनिमय क्षमता है, इन दोनों में वृद्धि हो जाएगी। धनायन विनिमय क्षमता में और उभय प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अब तीसरे प्रकार के गुण जो थे मृदा के जैविक गुण, इन जैविक गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है या सुधर जाते हैं जैविक गुण भी। तो जैविक गुण कौन कौन से हैं, जैविक गुणों में बताएगा भी ये कि मृदा में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जैविक गुणों में मृदा में लाभकारी जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ गई। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों में पोषक तत्व हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। जैविक खाद मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूक्ष्म जीव ही पौधे को क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, भोजन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों तथा मृदा में होने वाले जो क्रियाएं हैं, जैसे कौन कौन सी क्रियाएं अपन ने शुरू में पढ़ी थी, ये मृदा की अभिक्रियाएं, तो उसमें नाइट्रीकरण की क्रिया थी, अमोनीकरण की क्रिया थी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं अपन, वो क्रिया हैं। तो ये तीनों क्रिया, जैसे अमोनीकरण की क्रिया जमीन पे और ये नाइट्रीकरण की क्रिया लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में जो ग्रंथि वाली जो जड़ें हैं जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है वो करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिर मात्रा में बनी रहे। तो ऐसी तीनों क्रियाएं इस जैविक खाद से
बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी क्रियाएं? नाइट्रीकरण की क्रिया, अमोनीकरण की क्रिया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया। फिर है मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो भी तीव्रता से होने लग जाएगा। जैविक खाद के प्रयोग से मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, वायुमंडल की नाइट्रोजन लेते हैं पौधे, तो वो क्रिया तीव्र हो जाएगी। फिर लास्ट बिंदु है 5वां कि जीवाणु जटिल पदार्थों को विच्छेदित करके आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध होते हैं। क्या करते हैं? पौधों को जो भी जटिल पदार्थ हैं वो अपघटित होते हैं और टूट करके अपने सरल आयनों में बदल जाते हैं, तो आयनों के रूप में ही पौधा पानी के साथ अवशोषित करके उनको ग्रहण करता है। अभी पहले वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला दूसरा वीडियो अभी मैं डालूँगी कल। तो आपको 3 मृदा में हम जैविक खाद डालते हैं और क्या डालते हैं? रासायनिक उर्वरक डालते हैं। तो जो जैविक खाद है वो किस प्रकार प्रभावित कर रही है, कैसे प्रभावित करेगी? वो इन 3 गुणों को सुधारेगी। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक, रासायनिक और जैविक, इन गुणों में क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। और इन गुणों में सुधार होने से जमीन की पोषकता बढ़ जाएगी। थैंक यू।